नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे एनसीईआरटी एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी क्लास 7th के हिस्ट्री चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए, जो हजार वर्ष हुए हैं उसके दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए देखिए, अपन ने जो मानचित्र अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये इसकी बात यहाँ पे हो रही है। 1154 में भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता यानी कि जो भूगोल है उसके अंदर इन्होंने ख्याति प्राप्त कर रखी थी, अल इद्रिसी। तो इन्होंने 1154 में बनाया था और जो नक्शा दिया हुआ है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। तो ऐसे हम मानचित्रों में हम देख सकते हैं। और जैसे हम मानचित्र 2 देखेंगे तो इसमें अपन पर एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब दोनों नक्शे एक ही इलाके में हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस भाग है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी। ऐसे हम यदि किसी भी प्रकार के हम कोई भी मानचित्र देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, यदि भूगोल रहता है तो वो अपने अपने तर्क वहाँ पे देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी अलग अलग रहती है। जैसे हम ये मानचित्र 1 अपन देखेंगे तो इसमें अपने को क्या मिलेगा कि जो 12वीं सदी के भूगोल वेता थे, ठीक है, अल इद्रिसी का बनाया हुआ, जो कि दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं वो। देखिए, अभी हमने मानचित्र 1 देखा, वैसे ही मानचित्र 2 ये देखिए। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं इंडिया। ठीक है, और वैसे इसको जूम करके देखेंगे ज़्यादा साफ इसमें दिखेगी नहीं ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये इंडिया इसमें भी, इस मानचित्र में भी दिखाया गया था। ये दूसरा जो मानचित्र था, ठीक है, तो ये है। और इसमें उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, जिसे मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद में बनाया गया था। ठीक है, इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। जैसे हम देखते हैं कि 18वीं सदी के आरंभ में गिवलोम द लिशले के एटलस नोवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। तो ऐसे हम अलग अलग देखते हैं और अलग अलग जब हमारे सामने ऐसे कुछ अलग अलग मानचित्र आते हैं तो हमारे को वहाँ पे अपनी जो धारणाएं हैं, अपने को जो जानकारी मिलती है वह भी अलग अलग मिलती है। उसमें कुछ सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। देखिए, जैसे विज्ञान भी बदलता जाता है और इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का और उनकी जो भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना भी उनको ज़रूरी होता है। अब देखिए, चलते हैं नई और पुरानी शब्दावली पर। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ में क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक जो अभिलेख है वो अलग अलग भाषाओं को में अपने को देखने को मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। देखिए, भाषा हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, आप सुनते हैं कि इंसान बदल गया, तो भाषा क्या चीज़ है, हर चीज़ बदलती जाती है समय के साथ में। तो उदाहरण के रूप में यदि अपन देखें तो मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। देखिए, भाषा वही थी फारसी, लेकिन जो मध्य युग की थी और जो आज प्रचलित आधुनिक फारसी, तो ये दोनों भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दे दिया, उन शब्दों का अर्थ तक बदल गया। देखिए कितना बदलाव आया है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द अपन लेते हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान शब्द से हम चर्चा करते हैं कि आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान का अर्थ क्या होता है, भारत। ये क्या है, ये आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। और 13वीं सदी में जब फारसी का इतिहासकार था, याद रखिएगा, 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था।
13वीं सदी के अंदर मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। हिंदुस्तान जो मिनाज ए सिराज हुए इतिहासकार, तो उनका मतलब ये था कि जो पंजाब है, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। राजनीतिक यदि जो राजा सुल्तान हुए उनके बारे में यदि देखें तो वो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में जो भी क्षेत्र आते थे उसे हिंदुस्तान का नाम दिया। और सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। देखिए, आज हम हिंदुस्तान पूरे को मानते हैं, लेकिन जब इतिहासकार हुए तो उन्होंने यही बताया कि जो दक्षिण भारत का जो समावेश है वो इसमें नहीं होता है। इसके विपरीत जो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, 16वीं सदी में भी बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इनकी अलग धारणा थी। ये इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है। देखिए, 14वीं सदी के अंदर अमीर खुसरो ने भी प्रयुक्त शब्द किया था हिंद, तो उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता अपने को मिलता है। मगर यदि जहाँ पर हम देखते हैं भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज दौड़ते हैं। वहाँ पे आज हम क्या क्या जोड़ लेते हैं, हिंदुस्तान के कितने मतलब और क्या निकाल लेते हैं, और आज ही ये प्रचलित भी है और आज मानते भी हैं और लिखी हुई भी चीज़ें। लेकिन यदि हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अपने को अलग अलग अर्थ और अलग अलग जगहों का नाम, अलग अलग जगहों का एक ही नाम से अपन जानते हैं। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि अतीत में अपन ने अभी देखा हिंदुस्तान का अलग अलग अर्थ मिला था, तो ऐसे अलग अलग अर्थ वहाँ पे मिलते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द अपन ले लेते हैं। देखिए, दूसरा शब्द विदेशी, तो हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, यानी कि विदेश का हो। और मध्य युग की यदि बात करते हैं अपन, ठीक है, तो मध्य युग के अंदर अपने को कुछ अलग ही मिलती है। इसकी जानकारी क्या मिलती है, आइए चर्चा करते हैं। जी, चर्चा करते हैं कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, ऐसा मानते हैं। एक तो वो विदेशी, और एक जैसे अनजाना है जो क्या है कि उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे अपन विदेशी मानते हैं, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। अब आज भी बोलते हैं अजनबी, है कि नहीं भाई, जिसको जानते नहीं है उसे अजनबी। परदेशी जो दूसरे देश का हो, यहाँ का नहीं हो। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि धर्म और जाति है तो अलग अलग है तो उसे विदेशी कहते हैं। भाई, जो वहाँ का नहीं है, वहाँ रहता नहीं है, उसको हम विदेशी कहते थे। और इतिहासकार और उनके स्रोत, अब देखिए, इतिहासकार और उनके कुछ स्रोत हुए हैं, उन पर बात करते हैं कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी जो खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि पिछले साल अपन ने पढ़ा था, कक्षा 6 की बात की जा रही है, गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में अपन ने पढ़ा। तो इस पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि मोटे तौर पर कि 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग, यानी कि 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, 700 से 1750, इसके बीच में जो परिवर्तन हुए उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, हम उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है, जो पहले आ रही चलती थी वही आज चलती है। कुछ तो ऐसी मिलेगी, कुछ में अपने को बदलाव मिलेंगे। चलिए आगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी जो सिक्के हुए, शिलालेख हुए, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी थी।
कुछ बातें ऐसी है जो पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक के रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता है, ऐसा अपन देखते हैं। अब देखिए कागज़ का मूल्य। जैसे 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी तो उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उससे ज़रूरत नहीं थी। उसे कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। देखिए ऐसा होता था कि यदि आपके पास में नहीं है तो आप उसे धोकर उसे वापस इस्तेमाल कर सकते थे। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। ऐसे कुछ अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों, और यही कागज़ का मूल्य है आज। और आप देखते हैं कि कागज़ के जो रुपये भी होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मूल्य जगह के हिसाब से और उसके इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग उसका मूल्य होता है। जैसे आगे बात करते हैं तो उसका जो इस्तेमाल वो भी अलग अलग करने लगे, और इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोगों ने धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियों, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में कागज़ों का ही प्रयोग करने लगे। यानी कि अधिकतर जगहों पर, हर जगहों पर यदि किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती लिखने में या किसी भी प्रकार, तो वहाँ पे कागज़ का उपयोग होने लगे। तो ऐसे कागज़ का उपयोग बढ़ता गया। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। आज भी अपन देखते हैं कि पांडुलिपियाँ अपन कोई जो अभिलेखागार हैं वहाँ पर जाते हैं तो अपने को वहाँ पर पांडुलिपियाँ वगैरह मिलती हैं, तो वो ऐसे इनको रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत भारी देखने को मिलती है। ऐसी जानकारियाँ इनको मिलती रहती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी है। देखिए अभिलेखागार क्या होता है, जैसा आप भी यहाँ पे एक आपके सामने एक शब्द आया अभिलेखागार, तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पुराने, आज भी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्ड का ब्यौरा, वहाँ पर वो ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। ये देखिए रेड में आपको थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी परिभाषा स्पष्ट लिखी हुई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन इसलिए लिपिक और नकलनवीश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। देखिए छापे खाने नहीं थे तो क्या करते थे, प्रतिकृति उनकी बनाते थे। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, आपको मजबूर होकर अंदाज लगाना पड़ता है, और क्या लिखा है उसी के रूप में आप कुछ भी लिख देते थे जो सा आपको समझ में आता था, और आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलता है, राइट। चलिए देखिए एक लघु चित्र यहाँ पे प्रतिकृति जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, नकल कर रहा है कि नहीं, तो पांडुलिपि की नकल कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, अपन भी तो इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। और आकार कितना था, 10.5 सेमी से 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आए पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। क्या करते थे, तो इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। ऐसा होता था कि अलग अलग चित्र ये अलग अलग में लिख रहा है नहीं, देखिए कितना अच्छा है, यानी कि कलर वाले में। आज भी आप देखते हैं कि आप अपने जो भी दोस्त हैं तो आप किस दोस्त की कॉपी लेना पसंद करते हैं, जिसकी में अच्छी राइटिंग हो या अलग अलग पेन से लिखे हुए हो। आप भी लिखते होंगे जब आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, और उन्हीं को क्या करते हैं, संभाल कर भी रखते हैं। तो अपन जब नकल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग व्यक्ति की है, तो ये एक राइटिंग यहाँ पे लिखी हुई है,
ये विभिन्न प्रकार की शैलियाँ जैसे फारसी हुई, अरबी हुई, तो वहाँ पर उसको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। और आप भी देखते हैं कि आपके दोस्त की जब राइटिंग पढ़ने में आपकी नहीं आती तो आप पूछते हो कि नहीं। तो ऐसा ही पहले भी होता था। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता। और प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द या कहीं पर कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। क्योंकि देखिए, मैंने 2-4 शब्द अलग किए, वो बोलते ना बात का बतकड़ बनाना, वैसे हो जाता है। जैसे वो बात घूमती जाती है, घूमती जाती है। आपने किसी को कोई भी, मान लीजिए आपने किसी को कोई बात कही, तो उसे दूसरे आदमी को बताएगा तो पूरी तो स्पष्ट नहीं बताएगा, उसमें कुछ बदलाव वो करेगा, अपनी तरफ से भी ऐड कर देगा। तो लास्ट में जाके वो ऐसी उसकी स्थिति हो जाएगी, ऐसी वो बन जाएगी कि जो फर्स्ट वाली है और जो लास्ट वाली है, तो उन दोनों में इतना फ़र्क हो जाएगा कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये दोनों एक है। ऐसा हो जाता था। और इससे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल जो पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं पर अपने को मिलती। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे वो संशोधन करते रहते हैं। और जैसे अपन ने ये चित्र अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती है। और नस्तलिक लिपि वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। अरबी फारसी के जानकार के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाता तो उसके लिए तो है कि नहीं। जो चीज़ मेरे को नहीं आती और वो चीज़ आप मुझे पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने जो मूल वृत्तांत होते हैं उनमें संशोधित करते रहते हैं। वो जैसे कोई शब्द उनको मिल गया और उसका अर्थ भी वही निकल रहा है जो उनका था, लेकिन वो शब्द नया है तो वो उसको डाल देते हैं वहाँ पे। 14वीं शताब्दी की अपडेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है, अपडेट करते थे तो उसका नया संस्करण वो हो जाता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, देखिए 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, प्रश्न बहुत अच्छा है, अपना पहला जो वृत्तांत था पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद में यानी कि 1358 के अंदर लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं है। जो 1356 में जो वृत्तांत उन्होंने लिखा उसका कोई महत्व नहीं रहा, 1971 में कुछ अलग ही हो गया। तो ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, ये कहीं पर दबा पड़ा था। अब इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है निकले ही नहीं, या हो सकता है इसका भी पूरा टाइम निकल गया हो। चलिए कुछ नया टॉपिक, जैसे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सन जो 700 से हम 1750 वाला जो 1000 वर्षों का जो अध्ययन है, इसी में पढ़ते हैं कि इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है ये। कैसे? मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए और इस काल में अलग अलग समय पर नई नई जो प्रौद्योगिकी का दर्शन हुआ, यानी कि टेक्नोलॉजी का दर्शन हुआ। और जैसे सिंचाई में रैट, कताई में चरखे हुए और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, जैसे बारूद वाले जो हथियार होते हैं ना उनको बोलते हैं आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू हुआ, मक्का हुआ, मिर्च हुआ, चाय और कॉफ़ी हुआ। ध्यान अपने को यह रखना है कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। भाई नए विचार लाएंगे तो विचारों पर विमर्श करेंगे तो कुछ नया तो उत्पन्न होगा कि नहीं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। जैसे हम आगे इनके बारे में और भी जानेंगे
कि क्या क्या वो परिवर्तन और कहाँ से ये परिवर्तन होते थे। इस युग में लोगों की जो गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया है। भाई देखिए, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे जगह जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उनको तो करेंगे, खा रहे हैं तो वो अपनी चीज़ें खाएंगे, तो वहाँ क्या लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें भी होती है, तो फिर वो उनको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इनका प्रसार प्रसार भी होता रहता है और ऐसे नई नई चीज़ों का जन्म होता रहता है। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगते हैं। आज भी आप देखते हैं कि कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें ले आते हैं या कुछ सीख कर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, जो इस काल की बात करें तो इस काल के अंदर जिन समुदायों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये एक रैट का चित्र है और ये आपको वो जो आप कहते हैं ना चक्का सा, वो चक्का, ये टायर सा दिख रहा है, ये रैट है, ये कुआ है और ये देखिए जो चक्का रहता है यहाँ से, और ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक रस्सी सी जा रही है, ये देखिए ये रस्सी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ये एक रैट का चित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है। चलिए, जिन जो समुदाय हैं इस काल में, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा है, उन समुदायों, एक समुदाय था उन्हीं के अंदर राजपूत है, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है, राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। भाई जो क्षत्रिय हुए और राजपुत्र यानी कि राजा के पुत्र, तो वो दावा करते थे कि हाँ उनको राजपूत कहा जाता है। और राजपूत शब्द के जो अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। भाई ऐसा नहीं है कि कोई राजपूत राजा है तो वही उसका हो, उसकी यदि अलग सेना है, अलग राजा है, ठीक है, अलग समुदाय का है, तो वो भी अपने को क्या राजपूत माना करता था, यानी कि राजपुत्र। ऐसे ही आगे चलते हैं कि कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे और इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा हुए, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली ये जातियाँ हैं मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया है। अब देखिए पर्यायवास, ये अपने सामने अभी आएगा आगे, चलो पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। इस पूरी काल के दौरान क्रमशः यदि अपन बात करें तो जंगलों की जो कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका बढ़ता जा रहा था, तो कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। वही बात कि वहाँ पर परिवर्तन होते रहे और पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा। भाई कई वनवासी, आप वहाँ के पेड़ काट देंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, अलग जगह जाएंगे कि नहीं, तो वैसे ही है। अब चलिए इसकी परिभाषा पर थोड़ा जोड़ देते हैं। पर्यायवास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली, ये एक जीवन शैली होती जो पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, इसे पर्यायवास कहते हैं। तो वो उसको छोड़कर जाते हैं, तो कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। भाई देखिए, जो कमज़ोर है तो उसको मालिक, जो ज़्यादा शक्तिशाली, उसके बेगार वहाँ पे करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगे। कुछ के पास में ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ के पास में मवेशी भी पालते थे, कुछ क्या करते थे खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियाँ और उपजातियों में बांटे जाने लगे। भाई जैसा काम वैसा उनको नाम दिया जाने लगा।
उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया गया। भाई जो नीचा काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, उसको नीची समाज में दे दिया गया, और जो अच्छा काम और शक्तिशाली है, धन दौलत है, तो उन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते हैं। भाई जैसे आज मेरे पास में खूब धन संपदा मान लीजिए, ठीक है नहीं, लेकिन मान लीजिए, तो अभी तो मैं उच्च में हूँ, यदि वो मेरे पास में ख़त्म हो जाएंगे तो मैं नीचे आ जाऊँगा, और किसी के पास में नहीं है और आ जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। यानी कि मेरा मतलब ऊपर जाने का नहीं है, मतलब है कि उसका दर्जा थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और उन पर अमल होती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, पटेल जिनको अपन बोलते, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। भाई जो जाति है उनकी निवास है और जो गांव में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन उनको करना पड़ता था। इसके अलावा कहीं गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यानी कि वो नियम बनाते थे, एक को मुखिया बना देते थे जो अच्छा आदमी या शक्तिशाली रहता था, ताकि वो निर्णय लेता था और सभाओं के बीच में यानी कि लोग मिलकर वहाँ पे कानून बनाते थे। ये गाँव की बात हो रही। अब अपने सामने आता है क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए जिनमें अपन अध्याय 2 में पढ़ेंगे चोल, 3 में पढ़ेंगे तुगलक और मुगल। तो ऐसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं। चोल राज्य हुआ, तुगलक हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, तो ये बड़े बड़े वहाँ पे क्षेत्र आते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि दिल्ली का सुल्तान था ये कब से कब 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। अध्याय 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन प्रशस्ति के उदाहरण के अंदर इनके बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको क्या बताया गया है कि ये ऐसे शासक है विशाल साम्राज्य के, ठीक है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला है, ऐसा वहाँ पर बताया जाएगा। जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता है, गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेनाओं के आगे क्या करते थे बताए, कांपते होंगे और तो क्या करते होंगे बेचारे। अब यहाँ पर आप मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये आप देख सकते हैं इतने प्रांत आ रहे हैं, और उन प्रांतों का नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गए 10, ये 20 और ये 24। तो ये इतने दिए गए हैं, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ये पूरा भारत आ चुका है, ये पूरा हिंदुस्तान, सब कुछ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह सभी इसमें आ चुके हैं। तो अब देखिए वो अच्छे जो शासक होते थे वो पलायन कर जाते थे, और इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। जैसे देखिए भाषा तथा क्षेत्र में एक छोटा सा यहाँ पर तर्क, जो कि 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया। क्या है वो बात? इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। कौन कौन सी भाषा? जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गोड़ी
बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। तो अमीर खुसरो ने वहाँ पे लिखा हुआ और इस बात पर भी गौर किया है कि अलग अलग भाषाएं वहाँ पर प्रचलित। अमीर खुसरो ने जब आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो कोई विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं, संस्कृत को। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची आपको बनाना है, जो आपको अभी ऊपर दी गई है, उन्हीं में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है। अब देखिए आगे बात करते हैं। 700 तक के कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी जो अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्ययन में हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच में काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। क्या चलता रहा? टकराहटें। कभी कभी चोल हुए, कभी खलजी, तो कभी तुगलक, तो कभी मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये क्या करते थे भाई, राजा हैं तो सब अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो इनमें टकराव उत्पन्न रहता था। महत्वपूर्ण चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल, ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए जैसे हम आगे कुछ अध्याय पढ़ेंगे, तो आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो इनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। देखिए 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर रहा, 18वीं सदी में। ठीक है, और अपन बात कर रहे हैं 700 से 1750 के बीच, और जब इसके अंत में ही मुगल का पतन भी होना ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले और इन क्षेत्रों को विरासत में मिल गई थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, और इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र और अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब देखिए पुराने और नए धर्म क्या थे। पुराने, क्योंकि भाई 1000 वर्षों की बात है, तो उसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए। इतिहास में जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, तो उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। और किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। आर्थिक संगठन से जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आया था। जैसे जैसे सामाजिक जो संस्कार है, जैसे भी लोग सोचते हैं तो अलग अलग सोचते हैं, तो इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इस 1000 वर्ष में हिंदू धर्म में इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, भाई अलग अलग ही देवी देवता बनवा दिए। राजाओं और मंदिरों का निर्माण हुआ, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आती। वहाँ पर भाई ब्राह्मणों का भी थोड़ा स्तर ऊंचा होता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ब्राह्मणों का, क्योंकि वो संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान होता था उन्हें, और इनके संरक्षक थे कौन? ब्राह्मण। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे,
इन संरक्षकों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। जैसे आपको थोड़ी नॉलेज है तो आपका दबदबा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस युग के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। अब कैसे कि इसमें ईश्वर की जो कल्पना है एक ऐसे प्रेममल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ऐसा विषय है। तो इसके साथ में दूसरी परंपराओं के बारे में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी किताब के 8वें अध्याय में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे तो ऐसे विशद कर्मकांड के बिना भक्त वहां पर स्वयं पहुंच सके। और यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप पर नए नए धर्मों का आगमन भी होता रहा। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान और कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान केवल ईश्वर अल्लाह, एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि भी कुछ भी रही हो। देखिए, एक ईश्वर अल्लाह, एक हिंदुओं के लिए ईश्वर हो गया अल्लाह, यानी कि दोनों एक ही। इससे प्रेम भी बढ़ता है और अपनापन महसूस होता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की से व्याख्यान करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे। पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। कुछ मुसलमान शिया थे जो, और कुछ सुन्नी थे। एक तो शिया एक सुन्नी थे। तो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही और इस्लामिक न्यायिक सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आते रहे। विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए, आगे है समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी व कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन व वर्षों के बीतने के रूप में ये नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह रहता है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय के अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। तो ऐसे इतिहासकार करते थे, वो बड़े बड़े हिस्सों में युगों को बांटकर उन पर अपनी बात रखते थे। तो उससे क्या अध्ययन सुलभ रहता था। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये किन्होंने बांटा? अंग्रेजी इतिहासकारों। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ऐसा मानते हैं कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा होती है। अब इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। ये आज की बात हो रही है। पिछले साल आपने, जैसे हम कक्षा 6 में पढ़े थे,
तो वहाँ पर प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक हुए, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी हुए, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जैसे हम पढ़ेंगे तो इनमें इतिहासकार हैं और उससे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। प्राय क्या कहा जाता है, अब जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और हम यहाँ पे कृषकों, समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से अपने को यहाँ पर जानकारियाँ मिलती रहेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं व 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न रही हैं। भाई जो 16वीं शताब्दी, 16वीं 18वीं है, तो ये 1000 वर्ष पहले यानी कि 8वीं 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्नता इनमें देखने को मिलती है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। लेकिन हम जानते कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन तो होते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। ऐसे परिवर्तन भी हुए हैं। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते समय परिवर्तन के चिन्हों व सक्रिय ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं पर अपन ध्यान देते चले, ठीक है। ऐसा होता है कि ऐसे हम अलग अलग कहाँ पर बदलाव हुए इन सभी पर हम, और कुछ बदलता है या वैसा ही रहता है, इन सभी पर हम नज़र डालते हैं, ठीक है मित्रों। तो ऐसे ही हम जो परिवर्तन हुए हैं पहले और आज के, अभी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या हजारों वर्ष पहले जो परिवर्तन हुए, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात करते रहते हैं और ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में आगे हम पुस्तक के अगले अध्याय में और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम कुछ बीज शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ जो कि हमने कक्षा 6 में भी पढ़ी थी, जाति आप जानते हैं, क्षेत्र आप जानते हैं, काल विभाजन यानी कि समय का विभाजन, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।